Okay, beta. In previous class, we have started this chapter is matter around us pure और हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी जैसे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसी में आगे चलते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, मतलब आपने कोई भी चीज मिक्स करनी है तो इसमें गिनना नहीं है, जो मन करता है जितना मन करता है उतना मिक्स कर दो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, इसमें एक प्रॉपर रिएक्शन होती है और नया कंपाउंड बनता है। याद रखना कि मिक्सचर हमें बनाना हो तो जो मर्जी जितना मर्जी डाल दो, बट कंपाउंड बनाना है तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, तभी बनेगा। मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब जो मर्जी जितना मर्जी डाल दो, वेरिएबल आपके ऊपर है। 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, 100 चम्मच डालना है, आपके ऊपर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉम्पोजिशन जो है यहाँ पे फिक्स रहती है, यानी आपके कितने एलिमेंट आएंगे, क्या सब्सटेंस आएगा, कितना आएगा, उसकी रेशियो फिक्स है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। यहाँ पे मिक्सचर जो है ना, अलग अलग चीजें अलग अलग प्रॉपर्टी देंगी नहीं। यहाँ पे क्या होगा कंपाउंड में कि जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी रिएक्टेंट से, बिल्कुल अलग। यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। और अगर हम मिक्सचर को सेपरेट करना चाहें तो हम मिक्सचर को बहुत आराम से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, और सेपरेट करने के लिए हमें कुछ केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को यूज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लेना और लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है अलॉय। अब अलॉय क्या होता है? जैसे मान लो कोई मेटल है, आप 2 या 3 मेटल को मिक्स करके एक दूसरा मतलब कॉम्बिनेशन करके कुछ बना लो, तो उसको हम कहते हैं अलॉय। तो अलॉय की डेफिनेशन: alloys are homogeneous mixture of metal and cannot be separated into their components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can have variable composition. For example, brass is a mixture of zinc and copper, और इसकी हमें परसेंटेज दी हुई है। तो आपसे कोई पूछे कि ब्रास इज अलॉय ऑफ, तो परसेंटेज चाहे आप ना भी बताओ, आप सिंपल बोलो ब्रास इज अलॉय ऑफ या मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो कॉपर के परसेंट ये सारा हो सकता है। एंड व्हाट इज अलॉय? अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। आपने सुना ना अलॉय व्हील, अलॉय व्हील, इस तरह से आपने बहुत सुना होगा। तो बेसिकली वो इसी कंसेप्ट से बने होते हैं अलॉय वगैरह। तो 2-3 मेटल को मिक्स करके एक सब्सटेंस बनाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं अलॉय। उसमें से एक एग्जांपल आपके सिलेबस में है ब्रास। सो ब्रास इज अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज अलॉय, तो अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। ठीक है जी, आप मोटा मोटा याद रख लीजिए, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? और ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल सॉल्यूशन और यू से ट्रू सॉल्यूशन? अगर मैं सॉल्यूशन बोलूं ना तो समझ जाना ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन एक ही बात है, कीप इन माइंड। तो अब सॉल्यूशन क्या होता है जरा समझो। नमक ले लो, नमक को पानी में डाल दो, चीनी ले लो, चीनी को पानी में डाल दो, तो ये सॉल्यूशन बन गया, यानी ये ट्रू सॉल्यूशन में आता है ना। तो डेफिनेशन देखो क्या है, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances। 2 या 2 से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम एक एग्जांपल देते हैं और इसको समझते हैं। देखो जरा ध्यान से समझो। सपोज करते हैं शुगर ले लेता हूं मैं, शुगर लेटस से 20 ग्राम, और वाटर ले लेता हूँ लेटस से 200 ml। दोनों को मिक्स कर देता हूँ, मिक्स करूंगा और चम्मच से इसको मैं घुमा दूंगा तो मुझे कोई कलर नजर नहीं आएगा इसमें, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिलाया नहीं है। शुगर को पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा
इसे हम शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह से नमक को पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद नमक का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखने में तो वो हमें पानी लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ और दिन नजर आएगा कि मुझे शुगर अगर अलग नजर आ रहा है पानी अलग नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा दिखना, या तो सारा ब्लू दिखे या सारा व्हाइट दिखे या सारा ब्लैक दिखे, तो एक जैसा ही दिखेगा आपको इसमें, ये नहीं कि अलग अलग, शुगर अलग और ये अलग या नमक अलग। तो अगर आपने शुगर डाल दिया पानी में तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर आपने नमक डाल दिया पानी में तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि सॉल्यूशन में दो चीजें मिलाई जाती हैं, यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। पानी, पानी को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं पानी को? मतलब पानी तो चाहिए चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, हमें पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो पानी का टेक्निकल नाम है सॉल्वेंट। और पानी में जो भी मिलाओगे उसका टेक्निकल नेम है सॉल्यूट। चाहे नमक मिला दो पानी में, चाहे आप एसिड मिला दो पानी में, कुछ भी मिला दो पानी में, आप जो भी मिला दोगे ना तो दूसरे कंपोनेंट को हम नाम देंगे सॉल्यूट। ठीक है, पानी को सर सॉल्वेंट, पानी को सॉल्वेंट, क्योंकि जब भी हमने सॉल्यूशन बनाना है तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो पानी को हमेशा सॉल्वेंट बोलेंगे, उसमें जो मिलाया है उसे बोलेंगे सॉल्यूट। और सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में मिलाया जाए, जैसे नमक मिला दिया सॉल्यूट है, चीनी मिला दी सॉल्यूट है, कोई सॉल्ट मिला दिया वो भी आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। लो अब देखो डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन हैज a solvent and solute as its components। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बताओ, तो आप बोलो भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन से दो कंपोनेंट हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, अभी बता दिया। सोल्यूट। कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट एंड प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट। तो मैंने अभी आपको बताया सॉल्वेंट क्या होता है, पानी को हमेशा सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में हो, वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो, जैसे पानी ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो सॉल्वेंट बोला जाएगा। यानी सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट वो पार्ट है सॉल्यूशन का जो ज्यादा अमाउंट में होता है, component present in larger amount is called solvent। अच्छा, फिर solute, इसका उल्टा, जो कम अमाउंट में हो, present in less amount, वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम कह देते हैं सॉल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट, नोट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से समझो, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। पानी को हमेशा सॉल्वेंट बोलेंगे। और क्या डेफिनेशन है सॉल्वेंट की? वो पार्ट जो ज्यादा अमाउंट में हो, पानी, पानी होगा तो पानी को हमेशा सॉल्वेंट बोलेंगे। और वो पार्ट, मान लो पानी के अलावा कुछ और है, तो वो पार्ट जो ज्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। बस ये मोटा मोटा आप याद रखो, वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा सॉल्यूशन है, दोबारा लिख रहा हूं, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है जी, सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में, और ये होता है हमारा स्मॉल अमाउंट में। ऐसे लिख दिया बस समझाने के लिए। अब आ जाओ, अब देखो कुछ एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन, पूछ लेते हैं बताओ सॉल्वेंट बताओ सॉल्यूट बताओ। देखो क्या क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि आपके पास शुगर है, शुगर को आपने पानी में डाल दिया। ठीक है जी, ये पानी है, तो आपने शुगर को पानी में डाल दिया। अब आपको पता है शुगर तो सॉलिड होता है, शुगर क्या होता है? सॉलिड। पानी में डाल दिया, पानी लिक्विड होता है, ये वाटर है, लेट अस से वाटर H2O, H2O को वाटर कहते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। इस सॉल्यूशन को शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे
और बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये तो आपको पता ही है कि पानी को सॉल्वेंट बोलेंगे हमेशा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मैंने ना चीनी को पानी में डाल दिया है तो बताओ सॉल्यूट कौन सा है, तो बताओ जी चीनी सॉल्यूट है। या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मैंने नमक को पानी में डाल दिया है, तो मैंने बोला पानी को हमेशा ही सॉल्वेंट कहते हैं, तो आप बताओ पानी सॉल्वेंट है, नमक हमारा सॉल्यूट है। बस इतनी सी चीज बतानी है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अभी शुगर सॉल्यूशन है तो बताओ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका शुगर हो गया। हाँ जी, तो इसमें बताओ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट वाटर। हो गया हमारा वाटर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि आपको बोलेंगे कि हमने ये सॉल्यूशन बनाया है, इसमें बताओ सॉल्यूट कौन सा है और शुगर कौन सा है। ये एक एग्जांपल हो गई। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। पहले तो ये डेफिनेशन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंचर ऑफ आयोडीन। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल है इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। और जो आयोडीन होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। देखो मान लो ये आयोडीन है, क्या है ये आयोडीन, यहां मैं लिख देता हूं आयोडीन। और ये मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल 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 दारू, जिसे हम दारू कहते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में दारू कहते हैं, ये वही वाली अल्कोहल है। पानी नहीं लिया हमने यहाँ पे क्या ले लिया इस बार, अल्कोहल। तो अब देखो अल्कोहल ज्यादा है, अल्कोहल में डाला है, इसको आपने इसमें डाला है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को, ये जो आपने डाला है इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन। तो अब कोई आपसे पूछ ले भी टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट बताओ सॉल्वेंट बताओ, तो ये थोड़ा सा है, अल्कोहल ज्यादा है, तो जो आयोडीन है ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, और जो दारू है जिसे आप कह रहे हो अल्कोहल, ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। तो आप इस चीज को याद रखें, ये सॉल्यूट, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। दैट्स इट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज आयोडीन सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार मैंने देखा है आ जाता है। अभी टिंचर ऑफ आयोडीन तो पहले बताओ होता क्या है, और आयो मतलब आप बताइए आयोडीन इन अल्कोहल। और ये ना दवाइयां बनती हैं, आपने देखा जब चोट लग जाती है तो चोट पे वो नीली नीली सी ना लिक्विड सी लगा देते हैं डॉक्टर कई बार, नीली नीली नीले रंग की लिक्विड लगा देते हैं। तो ये चोट पे भी यूज होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, चोट को ठीक करने में हेल्प करता है। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। ओके जी, हमने ये टिंचर ऑफ आयोडीन पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो ये आ गया हमारा एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। These contain carbon dioxide as a solute and water as a solvent। चलो इसको हम पता किस नाम से, एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक। मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको, देखो एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स या सोडा वाटर, इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोका कोला, पेप्सी, है ना, या कोल्ड ड्रिंक कह दो। सर सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ जी उसी में आ जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी उसी में आ जाएंगी। तो हम इनको बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स जो कोल्ड करके आप पीते हैं वो यही होती हैं, कोका कोला, पेप्सी, माजा, वट एवर इट इज। ओके, सो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, आपके जो मेन कंपोनेंट होते हैं कोल्ड ड्रिंक में, गैस होता है, और गैस एंड पानी का मिक्सचर होता है, और भी कई चीजें होती हैं, मीठा भी होता है और कई चीजें, बट उसमें जो मेन कंपोनेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर बॉटल आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। इनको कौन से सोल्यूशन कहते हैं, गैस इन लिक्विड, मेनली गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। अब जो यहाँ पे गैस है ना, ये गैस कौन सी यूज होती है ये पता होना चाहिए आपको, कौन सी गैस होती है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ CO2 गैस यूज होती है। और पानी यूज होता है, पानी वही सॉल्वेंट। तो वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और CO2 को क्या बोलेंगे जो गैस यूज हुई है, क्या सॉल्यूट। बोलेंगे, यस इसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है या पेप्सी होती है या सोडा वाटर बॉटल होती है, ये कौन से सॉल्यूशन है, तो आप बताओगे ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। अच्छा इसमें गैस क्या होता है, तो ये सॉल्यूट होता है, और जो लिक्विड वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए।
ओके जी, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एयर क्या है हमारा, जो एयर है ना, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अदर गैसेस है। सो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मतलब हमें पता तो नहीं चलता क्या क्या मिला, इसलिए होमोजीनियस। इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स। जो हमारी एयर है इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन से दो मेन कंपोनेंट है? एक है हमारा ऑक्सीजन, कितने परसेंट, देखो कितने परसेंट, 21। 21. नाइट्रोजन 71, 78%। द 78. अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर हम इस गैस के हिसाब से देखें, एयर के हिसाब से, बाकियों को छोड़ दो, तो जो हमारी एयर है, जो हमारी एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर के अंदर दो गैसेस मेन है। एक है हमारी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78. नाइट्रोजन 78. 78%। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे सॉल्वेंट और सॉल्यूट बताओ। क्या पूछ लिया मैंने? सर सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉल्वेंट हो गया, नाइट्रोजन। यस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया सॉल्वेंट, आपका, नाइट्रोजन। सॉल्यूट क्योंकि कम है, नाइट्रोजन को हम सॉल्वेंट ले लेंगे क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है। अब आगे बात आपको सर समझ ये में, लाभ है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि मिक्सचर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस इन गैस। तो वैसे हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने किसको किस में डाल दिया। तो हम अगर यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट बताएं तो ये ठीक नहीं होगा बताना। ये जस्ट आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दें, क्योंकि हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया। सॉल्यूशन के लिए एक कंपोनेंट का लिक्विड होना जरूरी है। तो ये तो दोनों ही गैस है। तो आपसे कोई पूछ ले भाई एयर क्या है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, नॉट सॉल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस। अच्छा, कौन से दो कंपोनेंट है इसके मेनली? इसके दो कंपोनेंट है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। चलिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सॉल्यूशन को? हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। तो अब ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? सो इसको मैं हाईलाइट कर दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन एक ही बात है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। देखो क्या करते हैं, सॉल्ट लो, सॉल्ट को पानी में डाल दो। तो जब आप सॉल्ट को पानी में डालोगे तो ये देखने में तो हमें एक जैसा ही लगेगा, होमोजीनियस, है ना। प्रॉपर्टी देखो, ये हमारा बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों, कौन सा, Salt. सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आप देखो, जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एक जैसा दिखेगा। इसके पार्टिकल्स, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने नमक डाला तो 2 दिन बाद नमक नीचे बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो डिसॉल्व ही रहता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ये याद कर लो कि जो इसके सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, उसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद कर लें। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ 1 नैनोमीटर। जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है इन डायमीटर। तो ये अगर पूरा याद कर लो तो बहुत अच्छा है। तो और इतना छोटा है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी देखने में दिक्कत आती है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। और ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये शो नहीं करेंगे, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, बस यहां तक ही लिखना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, दे विल नॉट शो। ये मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है। The solute particle cannot be separated from mixture by the process of filtration। कि अगर आप इसको फिल्टर करके अलग करना चाहो ना, तो ये हम इसको फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इवेपोरेशन या कोई और टेक्निक साथ में लगानी पड़ेगी।
ये हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या पॉइंट लिखने हैं, तो देखो आप पॉइंट 1 लिखोगे कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। पॉइंट नंबर 2, पार्टिकल साइज इज 1 नैनोमीटर, NM स्टैंड्स फॉर नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों से भी नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता जल्दी। अच्छा, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मतलब ये डेमोंस्ट्रेट टिंडल इफेक्ट। ये दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी आप ऐसे रख लो कि डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। नंबर नेक्स्ट, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और इसको मैं अलग करना चाहूँ, सॉल्ट अलग कर लूँ और वाटर अलग कर लूँ, तो मैं इसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकता, इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब क्या कहने का कि सॉल्यूशन बना दो, बनाने के बाद इसको छोड़ दो थोड़ी देर ऐसे ही, तो क्या थोड़ी देर बाद नमक नीचे बैठ जाएगा? ऐसा होता है? बोलो बेटा, क्या आपने कभी देखा है कि नमक नो डाला या सर। चीनी डाला नीचे बैठ जाए? तो नहीं बैठता। तो अगर नीचे नहीं बैठेगा तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर नीचे बैठ जाए, जैसे मान लो आपने इसमें मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डाल के पानी को ऐसे हिला के छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी ना? बोलो, बैठ जाएगी। मिट्टी नीचे। हाँ, तो बैठ जाने को यस कहते सर। हैं अनस्टेबल। इसमें नहीं बैठेगी तो इट इज स्टेबल। तो अब आपको जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉइंट है ना, तो मैंने छोटे कर दिए। एक बार दोबारा देखो। पॉइंट नंबर 1, it is a homogeneous mixture, true solution is a homogeneous. Number 2, particle size is 1 nanometer in diameter, ऐसा लिख सकते हो। नंबर 3, they do not scatter beam of light, बस जितना हाईलाइट किया उतना। नंबर 4, the solute particle cannot be separated by filtration, मतलब फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। एंड नंबर 5, solution is stable। ये पूरी कहानी लिखने की बात जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिखो, the solution is stable। और स्टेबल का मतलब पता होना चाहिए कि पार्टिकल नीचे बैठेंगे नहीं। तो बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप इसे नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए।